Hello, investors and traders. Today we are going to look at what happens. What was the scare? What happened to the IT sector? Suddenly, you have seen IT stocks going down. So the reason behind that is Accenture stock drops as consultancy firm delays staff promotions. तो इसमें Accenture क्या बोल रहा है कि Accenture shares lost ground following reports that professional firm services firm will postpone staff promotions. तो इसमें ऐसे हो रहा है कि द कंसल्टिंग जायंट प्लान्स टू डिले प्रमोशन बाय 6 months एज इट नेविगेट्स द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फेसिंग द कंसल्टेंसी इंडस्ट्री। तो इसमें ऐसा है कि एक्सेंचर के प्राइस मूवमेंट पे, एक्सेंचर से गाइडेंस पे सब हमारी आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स मूव होते हैं। तो इसमें यही हुआ है कि एक्सेंचर ने जब बोला कि हम लोग प्रमोशन डिले करेंगे 6 महीने पर तक अपने स्टाफ के, तो उसके बेस पे एक्सेंचर का स्टॉक गिर गया। उसके बेस पे हमारे आईटी शेयर्स कितने गिरे, लेट अस सी हम हाउ मच आईटी स्टॉक्स हैव फॉलन डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द आज आज देखोगे एनएससी के साइड पे टेक महिंद्रा डाउन 3.4%, इन्फोसिस डाउन 2.91%, विप्रो इज डाउन 2.86%, टीसीएस इज डाउन 2.7, देन एलटीआई माइंट्री इज डाउन 2.5%, एचसीएल टेक 2.4%। सब आईटी स्टॉक्स आर जस्ट क्रैश टुडे बिकॉज ऑफ द एक्सेंचर डिलेइंग प्रमोशंस। तो ये आपको देखना है कि आईटी स्टॉक्स में क्या हुआ है कि ये अभी इसमें ऐसे होता है कि प्रमोशन को डिले करने का मतलब ये है कि एक्सेंचर देख रहा है कि उनको पाइपलाइन विजिबिलिटी मिल नहीं रही है। अगर पाइपलाइन विजिबिलिटी है तो वो हिसाब से द स्टाफ कंपेंसेशन एट्सेट्रा इज मोर लिबरल। जैसे जैसे चैलेंजेस दिखते हैं, जैसे जैसे पाइपलाइन क्लैरिटी नहीं आती है, प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन की क्लैरिटी नहीं आती है, सॉफ्टवेयर का आगे का कैसे टेक्नोलॉजी बजट्स कंपनीज के कैसे होने वाले वो सब नहीं होते, तो ये सब चीज़ डिले जो प्रमोशंस में डिले हो रहे तो ये सब चीज़ होती रहती है। तो इसमें आईटी स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है आज के दिन। अब आईटी सेक्टर, आईटी में कौन से स्टॉक्स है और कौन से प्राइस टू अर्निंग लेवल पे है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस इज अर्निंग अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 33, इन्फोसिस एट अराउंड 29.5, 30 के ऊपर है, 30 के टाइम। एचसीएल टेक्नोलॉजी ऑल्सो एट अराउंड 30, विप्रो इज अराउंड 25, एलटीआई माइंड्री लुक्स प्रीटी स्ट्रेच वैल्यूएशंस अराउंड 40.78 का है, तो बहुत ज़्यादा है। परसिस्टेंट सिस्टम तो 68 है, बट उसका रिजल्ट सेल्स वेरिएंस भी देखना है आपको, 17.92 का सेल्स था, तो इसकी जगह पे थोड़ा पी ज़्यादा जस्टिफाइड है। लेकिन ये -1.17 है, यहाँ पे आपका एल टी आई माइंट्री का 5% सेल्स ग्रोथ है, ये -3.8% विप्रो का है। तो ये सब आईटी में कैसे है कि ये सिंगल डिजिट्स ग्रोथ हुआ है। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ में लास्ट क्वार्टर में हाई वैल्यूएशंस आर दे आर फाइंडिंग इट प्रीटी टफ टू सस्टेन दिस लेवल्स, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग फेड रेट कट, एंड उसके बाद में लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेंड्स ऑफ आईटी कंपनीज विल इंक्रीज, एंड उसके बाद से देयर विल बी ह्यूज projects will flow to the Indian IT companies into various artificial intelligence, then machine learning, etc. All these sectors। लेकिन हमको देखना है कि आईटी में सॉफ्टवेयर अच्छा करेगा या हार्डवेयर अच्छा करेगा, तो ये सब चीज़ आपको देखना है कि जैसे हार्डवेयर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। तो हार्डवेयर में काफ़ी कुछ इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट आईटी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले देखना है कि यूएस में कैसे हो रहा है, यूएस की कंपनियां कैसे चल रही है, और वो हिसाब से आपको आईटी में इन्वेस्ट करना है। बट मेरे हिसाब से तो आईटी में अभी फिलहाल तो देखा जाएगा तो फेड रेट कर का आज रात को फेड रेट कट है, उसमें इंतजार करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द प्राइमरी मार्केट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्दर्न आर कैपिटल का आईपीओ जो है वो अभी ओपन है 16 सितंबर से 19 सितंबर, तो आज वो कल वो क्लोज होने वाला है। तो उसके बेस पे 263 के कट ऑफ प्राइस पे प्राइस है, 10 पर शेयर का फेस वैल्यू है। और इसमें ऐसे है कि लिस्टिंग जो होने वाली है, तो लिस्टिंग जो होगी दैट विल बी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। और इसमें इसमें आपको कोई भी आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में जैसे है आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और उसका लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छा हो, एंड पीपल हैव मेड ट्रिपल देयर मनी और डबल देयर मनी। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको हर आईपीओ में आपको बजाज हाउसिंग जैसे रिटर्न्स मिलेंगे। कोई नॉर्दर्न आर कैपिटल ये जो कंपनी है, सो इट इज़ ऑफरिंग रिटेल लोन्स टू अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस इन इंडिया।
बिजनेस मॉडल क्या है कि इट इज़ डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, प्रोडक्ट, जोग्राफीज एंड बोरोअर कैटेगरीज। और इसमें इसका अगर आप देखोगे तो इसका कितना प्रॉफिट है वो देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 181 करोड़ 22 में था, जो 242 करोड़ हुआ, और इन 2024 मार्च 317 करोड़ हुआ है। और इसका एसेट साइज देखोगे तो अराउंड 11,707 का एसेट्स है, और रेवेन्यू सिर्फ 1906 करोड़ का है। सो 1906 करोड़ में आप 317 करोड़ का प्रॉफिट बनाए हैं। तो इसमें ये सब चीज़ आपको देखना है कि प्राइस टू बुक कितना है, उसका 1.49 है एट आईपीओ प्राइस। तो अभी फिलहाल देखा जाएगा तो दिस नॉर्दर्न आर्क कैपिटल जो है, इसमें अभी फिलहाल आईपीओ में काफ़ी फ्रेंजी चल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद काफ़ी सारा रिटेल पार्टिसिपेशन, एचएनआई पार्टिसिपेशन और बाकी भी पार्टिसिपेट, क्यूआईबी भी काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपको आईपीओ में है, आईपीओ में अप्लाई करेंगे, अगर मिल गया, अगर प्रॉफिट है आईपीओ में, लिस्टिंग में आपको, अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिस्टिंग के बाद बेटर टू बुक प्रॉफिट्स एंड देन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट गुड आईपीओ। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ आने वाले। सो नॉर्दर्न आर्क इज अ गुड आईपीओ। सो लेट अस सी। अभी लेट अस सी निफ्टी कंपनीज का अभी क्या है। निफ्टी कंपनीज में अभी देखा जाएगा तो प्राइस टू अर्निंग 23.6 है निफ्टी 50 कंपनीज का। और निफ्टी 50 कंपनीज में कौन से सारे कंपनीज है जिसमें ग्रोथ अच्छी आई है लास्ट क्वार्टर में, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, और कौन सी कंपनीज में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कम आई है। तो लेट अस लुक एट दोज कंपनीज। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इसमें अब निगेटिव ग्रोथ आई है लास्ट क्वार्टर में, और प्रॉफिट्स मोर और लेस ओके है, एक से थोड़े बहुत बड़े हैं, बट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो इसकी निगेटिव आई है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनीज कौन सी, बीपीसीएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसमें 1% सेल्स ग्रोथ है। फिर ओएनजीसी में अराउंड 1% है, जेएसडब्ल्यू स्टील 1%। सो ये सब 5%, 6%, ये सब कंपनीज क्या, ये टीसीएस, एलटीआई, माइंड्री, इन्फोसिस, नेस्ले, भारती एयरटेल, ये सब इनकी 2-3% सेल्स ग्रोथ आई है। आप देखोगे तो जून क्वार्टर की सन फार्मा, ब्रिटानिया, सिप्ला एक्सेट्रा, ये 5% की ग्रोथ है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो लास्ट क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ जो हुई है बिटवीन 6.7 to 15%। इसमें कौन सी कंपनी आती है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आती है, अपोलो हॉस्पिटल आती है, 15% ग्रोथ, लार्सन का अच्छा ग्रोथ है, डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा ग्रोथ हुआ है सेल्स ग्रोथ, टाइटन में अराउंड 11% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसका प्रॉफिट देखोगे तो -5% है। तो ये भी देखना है आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 11% सेल्स ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट -5% है। तो ये सब देखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी -6.5% आया है प्रॉफिट, भले 9.81 सेल्स ग्रोथ है। ग्रासिम में आप -24% प्रॉफिट ग्रोथ, 9% की सेल्स ग्रोथ है। आईटीसी में भी आप देखोगे तो 7% टॉप लाइन ग्रोथ। तो आपको देखना है कि टॉप लाइन ग्रोथ कौन सी कंपनी में टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है कि नहीं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन टूडेज मार्केट, बिकॉज अभी मार्केट जो है वो बुल रन में है, हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है। अभी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट अगर रिजल्ट में आता है, दैट विल गेट हैमर्ड। तो अभी सब ऑल पॉजिटिव्स आर डिस्काउंटेड इन ऑल द स्टॉक प्राइजेस, सब कुछ पॉजिटिव, सब लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, वॉर खत्म होने वाला है, फेड रेट अगर कट होगा तो 25 बिप्स का कट स्टार्ट अगर होगा तो हर थोड़े थोड़े दिन के बाद कट होने वाला है, तो सब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये सब लोग अभी सोच रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट के अच्छे दिन कायम रहने वाले हैं, परमानेंटली रहने वाले हैं। देख लीजिए आप कितने रहते हैं। लेकिन आपको क्या है देखना है कि आपको सिर्फ कंपनी के सेल्स ग्रोथ पे देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी पे देखना है, और उसके ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ पे देखना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ते हैं, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो जब वही स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। हीरो मोटर कॉप में जो देखोगे तो 15% सेल्स ग्रोथ हुआ है, 26% प्रॉफिट, तो ये बढ़िया है। तो आपको इस टाइप की कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टेड भी हो, और बेयर मार्केट अगर मार्केट क्रैश भी होता है फेड रेट कट के बाद, प्रॉफिट बुकिंग आती है बड़े तौर पे, तो ये हीरो मोटर कॉप जो है, बिकॉज अर्निंग्स का सपोर्ट है, वो ज़्यादा गिरेगा नहीं। बजाज ऑटो देखोगे तो 15% का सेल्स ग्रोथ, 18% का प्रॉफिट ग्रोथ, दैट इज गुड। टाटा कंज्यूमर में निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन 16% सेल्स ग्रोथ है। तो थोड़ा बहुत मार्केट बोलेगा चलो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रुकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स में तो कोई बैंक मेरे हिसाब से बैंक्स में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंक से सब पैसे निकल रहे हैं, एफडीज बहुत कम हो रहे हैं एफडीज, और काफ़ी सारा पैसा जा रहा है आईपीओस में, काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। और सो दैट क्या हो रहा है कि बैंक्स के पास एसेट लाइबिलिटी मिसमैच जो हो रहा है, उनको समझ नहीं रहा है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन दे दें या शॉर्ट ड्यूरेशन पर्सनल लोन दे दें, क्या दे दें, बिकॉज मनी इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जैसे आईपीओस में क्या होता है कि सडनली अराउंड 3 लाख करोड़ का
आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में इतना पैसा आ गया तो अलग अलग बैंक से एक बैंक में एस्क्रो अकाउंट खुलता है, तो वो बैंक में आएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, वो बैंक में पैसा आ गया, वो लेकिन बहुत सारे बैंक से पैसा निकल गया। अब वो बैंक में आने के बाद फिर जब अलॉटमेंट होगा, जब रिफंड इशू करेंगे, तो फिर से ये बैंक से फिर से दूसरे दूसरे बैंक में चला जाएगा पैसा। तो बैंक को समझ नहीं रहा है कि पैसा जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो उनको एक तरफ से ग्रोथ के लिए, लेंडिंग के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, मनी जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये बैंक्स के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव ये होने वाली है, इम्पैक्ट होने वाली है। तो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे होता है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब चीज़ ये टॉप यहाँ पे ये पर्टिकुलर इसमें आ रहे हैं, जिसमें सेल्स ग्रोथ काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन इनके जब तक डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होगी तब तक बैंक्स में मेरे हिसाब से कुछ पॉजिटिव होना मुश्किल दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये इसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो 10% 13% ग्रोथ हुई है, वो ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज तो अच्छा ही है, 36%। एसबीआई लाइफ है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर लुकिंग गुड, 24% सेल्स ग्रोथ, 36। तो ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज लुकिंग गुड। तो ये आपको बुल मार्केट में ये देखना है कि आपके पास कौन से स्टॉक्स है, और अगर इनकेस मार्केट क्रैश होता है, अगर पैनिक सेलिंग आती है, अगर करेक्शन आता है, तो आपके स्टॉक्स में पोर्टफोलियो का कितना डैमेज होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर मैक्सिमम डैमेज कौन से स्टॉक होने वाले हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है कि जिसमें सेल्स ग्रोथ कम हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है, सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, और अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है, वो ज़्यादा गिरेंगे। आपके पोर्टफोलियो को डेंट किससे मिलेगा, कौन से स्टॉक्स अगर आपके पास है जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, वो ज़्यादा गिरेंगे, बिकॉज पीपल विल गेट आउट ऑफ द स्टॉक्स फर्स्ट। उसके बाद अच्छे अच्छे स्टॉक को बाद में टाइम आएगा। अगर आपको पैनिक आती है तो पहले लोग क्या सोचते हैं कि ये डर्ट स्टॉक्स पहले बेचो, जिसमें ग्रोथ ही नहीं है वो पहले बेचो, जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है वो पहले बेचो, फिर उसके बाद धीरे 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 करके टाइम आएगा, जो अच्छे सेल्स ग्रोथ वाले हैं लोग रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, लास्ट तक रखेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है कि आपके पास कौन से स्टॉक्स है, अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है तो वो कम गिरेंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो SBI life insurance is falls into this bucket where it will fall less. टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप विल फॉल लेस। अपोलो हॉस्पिटल देखेगा तो वो भी फॉल, इट विल फॉल लेस। HDFC लाइफ विल फॉल लेस। लेकिन आपके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज है, लेकिन आपके जो बाकी जो है अडानी पोर्ट्स है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा। अच्छा, एक दूसरी न्यूज़ आई थी इसमें कि अगस्त में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है। तो अगस्त में आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ऑफलोड HDFC बैंक शेयर्स वर्थ 8,200 करोड़ अमिड MSCI इंडेक्स चेंजेस। तो इसमें ऐसे हुआ है कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स वेर होल्डिंग HDFC बैंक शेयर्स फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसमें ऐसा है कि आउट ऑफ 41 फंड्स 23 फंड्स का डेटा जो है, दे हैव रिड्यूस देयर होल्डिंग इन HDFC बैंक, जिसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है और SBI म्यूचुअल फंड है। तो इसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड सोल्ड 2.56 करोड़ ऑफ HDFC बैंक एट 4,188 करोड़ के सेल किए। क्वांट म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट एंटायर होल्डिंग सेल किया HDFC बैंक का 2,827 करोड़ का। SBI म्यूचुअल फंड ने अराउंड 1,110 करोड़ के सेल किए हैं। और अदर बिग सेलर्स आर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड 604 करोड़, एक्सिस म्यूचुअल फंड 250 करोड़ और टाटा म्यूचुअल फंड 233 करोड़। तो इसमें काफ़ी सारे फंड्स हुए होल्डिंग HDFC बैंक, दे हैव सोल्ड द स्टॉक। लेकिन सम ऑफ द म्यूचुअल फंड दे बॉट ऑल्सो। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड दे हैव बॉट HDFC बैंक शेयर्स ऑफ 1947 करोड़। उसके बाद UTI म्यूचुअल फंड ने बाय किया, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। तो अभी ऐसा है कि रीज़न क्या है कि ये लार्ज स्केल अचानक से म्यूचुअल फंड्स क्या हो रहा है कि म्यूचुअल अभी तक HDFC बैंक फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, म्यूचुअल फंड ले रहे थे, लेकिन अगस्त में अचानक क्या हुआ कि अगस्त में अचानक से म्यूचुअल फंड्स इतने सारे टाइम से होल्ड कर रहे थे, लेकिन दे वर लुकिंग एट MSCI रीबैलेंसिंग। MSCI इंडिया में इंडेक्स में कितना वेटेज HDFC का होने वाला है। तो अभी क्या है कि HDFC का जितना वेटेज बढ़ता है तो यही HDFC बैंक के शेयर्स हम फॉरेन इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से म्यूचुअल फंड ने होल्ड किए थे HDFC बैंक के शेयर्स। लेकिन अगस्त में MSCI ने क्या अनाउंस किया कि इट वुड इंक्रीज HDFC बैंक्स वेट इन इट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इन 2 फेजेस। तो एक तो उन्होंने बोला कि MSCI ने बोला कि हम 2 फेज में इसका वेट इंक्रीज करेंगे।
तो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर फॉर HDFC बैंक विल राइज फ्रॉम 0.37 टू 0.56, मीनिंग 56% ऑफ द बैंक शेयर विल बी ओपन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हुआ कि MACI ने अनाउंस किया क्या, 2 फेज में करना है, HDFC बैंक का वेट बढ़ाना है। एक तो वो निगेटिव था, फैक्टर था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो फैक्टर जो है विल इंक्रीज फ्रॉम 0.37 टू 0.56। ओके, तो ये जो चेंज, जो MACI ने जो चेंज किया HDFC का वेटेज पे, जो उन्होंने अनाउंस किया है कि दिस चेंज इंक्रीजेस HDFC's फॉरेन रूम टू ओवर 25%, अलाउइंग टू बी इंक्लूडेड इन MACI एट इज फुल मार्केट कैप वेट। First adjustment will take place after August India review, index review. Initial factor of 0.75 will be applied due to the bank's large MACI India index weight. So if portfolio investment remains above 20%, the factor will rise to 1. So इसमें ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स ने देखा कि ये जो 2 फेज में इंक्रीज हो रहा है MACI इंडेक्स वेट HDFC बैंक का, तो उन्होंने उनको लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कुछ बाइंग आएगी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो इसके लिए दे हैव सोल्ड। सो काफ़ी सारा HDFC बैंक हैज़ बीन sold by these mutual funds and money has been reinvested elsewhere. So that was the main news in this gold may let us see what is happening in gold market. Gold is continuously going up because of geopolitical issues and also because अभी क्या हो रहा है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसेशन का खतरा अभी तक गया नहीं गया, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। फेड रेट कट तो होने वाला है, लेकिन फेड रेट कट में ऐसे बोलते हैं कि 0.25 बिप्स का अगर फेड रेट कट होता है तो ठीक है, 50 का अगर होता है तो दैट विल नॉट बी टेकन पॉजिटिवली बाय द मार्केट। तो ये रिसेशन का खतरा वेस्टर्न इकोनॉमीज में अभी भी है, उसकी वजह से गोल्ड को सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड जो है वो 75,000 से ऊपर था, 76,200 था 18 जुलाई को। उसके बाद बजट में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट अनाउंस किया, उसके बाद गोल्ड क्रैश हो गया, 70 के ऊपर तक आया था। अभी फिर से वो 75 320 पे गया है। तो गोल्ड इज कंटिन्यूसली गोइंग अप। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना चाहिए और कौन से किस में रखना चाहिए, वेदर इट शुड बी फिजिकल गोल्ड, ETF और आपका सोवरिन गोल्ड, किस में रखना है, कॉइन्स में रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो में अभी के सिचुएशन से, जो अभी करंट इकोनॉमीज में जो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल, US यूक्रेन का जो वॉर का सिचुएशन है, चाइना ताइवान का जो भी टसल आने वाला है, हो सकता है आगे हमास इजराइल का जो भी इश्यूज चल रहा है, तो ग्लोबली ये सब चीज़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको 20% का आपको गोल्ड का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि आपको गोल्ड में आपको किस में रख सकते हो गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड आप देखो, अगर आप 5-7% फिजिकल गोल्ड, 6%, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मोस्टली अगर आप गोल्ड रखना चाहते हो तो गोल्ड शुड बी हेल्ड इन एन ETF फॉर्म, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू होल्ड गोल्ड। इवन आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी आपको इम्पैक्ट हुआ है, जैसे आप बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का भी अट्रैक्टिवनेस चला गया है। गोल्ड कॉइन ले सकते हैं गोल्ड, बट उसमें भी फिजिकल अगर आप गोल्ड कॉइन लेते हो तो उसका फिर रखना, फिर उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली सिक्योरिटी पे सिक्योर रखना, वो सब चीज़ रहती है। तो ETF गोल्ड में ETF के फॉर्म में आपको गोल्ड इन्वेस्ट करना है। और अभी अभी तक 10 से 12% का गोल्ड का वेटेज था, वो इंक्रीज होके अभी 20% गोल्ड मिनिमम रखना ही पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो में। बिकॉज कितना भी स्टॉक प्राइस, कितना भी NSE BSE ऊपर जाएगा, कितना भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे आएंगे IPOs, लेकिन ये सब टेम्पररी है। IPOs में जो भी पैसा बनता है वो फेज 3-4 महीने तक रहता है, उसके बाद वो फेज चली जाती है। बिकॉज ये जो बजाज हाउसिंग का जो एग्जांपल है, दैट इज वन ऑफ एग्जांपल। ये ऑलवेज ये 5-10 साल कंटिन्यूसली रहता नहीं है, बिकॉज बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। कौन से अच्छे आएंगे, कौन से बुरे आएंगे, लोगों को बुरे IPOs में लिस्टिंग पे आपको IPO के नीचे भी जाएंगे, उसमें लॉस भी होगा। तो ये सब चीज़ ये कंटिन्यूसली चलने वाला है। तो आपको गोल्ड में आपको 20% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, दैट इज इन द करंट सिचुएशन। अनसर्टनटी बहुत सारी है, इकोनॉमीज में ग्रोथ नहीं है कोई भी। इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी बहुत ग्रो हो रही है, चाइना में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें 20% गोल्ड ETF इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। So that's about it in the current video. What I would like to tell all the investors is that be careful at current valuations. The stock markets are showing bull run,
और ये बुल रन में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जिसमें फंडामेंटल नहीं है वो भी ऊपर आते हैं। सो द राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, ऐसे बोलते हैं कि जैसे टाइड आती है तो सभी बोट्स को ऊपर ऊपर उठाती है। लेकिन जब टाइड चली जाती है तो वो उसके बाद पता चलता है कि कौन सी बोट रहेगी कौन सी नहीं। तो उसमें ऐसा है कि आपको ये पर्टिकुलर बुल रन में सिर्फ टॉप अच्छे कंपनीज के ही स्टॉक्स रखने हैं जिसमें ग्रोथ है, आपको दिख रहा है ग्रोथ है, अच्छा मैनेजमेंट है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, ये सब चीज़, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रोथ कितनी आ रही है वो सेक्टर में, आपको ज्वेलरी सेक्टर में अगर ग्रोथ आ रही है तो आपको देखना है ज्वेलरी सेक्टर में इतने हाई गोल्ड पर कितना डिमांड लोगों की रहेगी, फुटफॉल कितने रहेंगे। अगर आप देखोगे तो दूसरे सेक्टर्स काफ़ी सारे, ऑटो सेक्टर है, ऑटो में तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शिफ्ट है वो तो साइकिल चलने वाला है, तो ऑटो में तो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स में तो अच्छा रुझान दिख रहा है। लेकिन इसमें आपको कोई भी आपके पोर्टफोलियो का अभी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। बुल रन चल रहा है, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, आप और कितना जाएगा ऊपर, आईपीओ फ्रेंजी चल रही है, पीपल आर जस्ट मिंटिंग मनी इन आईपीओ। तो ये जो अच्छे अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन नॉर्मली हिस्ट्री देखोगे तो ये अच्छे दिन ज़्यादा नहीं टिकते। मार्केट्स में करेक्शन आते रहते हैं और करेक्शन में ब्रूटल कलेक्शन आते हैं और उसमें आपके पोर्टफोलियो को भी काफ़ी डेंट होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको बचना है ये करेक्शन से, आप कितना कम आपका डैमेज हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर वो देखना है तो आपको आपके स्टॉक्स में ऐसे ऐसे स्टॉक रखने हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक आपने रखे हैं वो अगर भले कल को जाके अगर मार्केट्स में करेक्शन आता है तो आपके स्टॉक कम गिरने चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जिसमें फ्रॉथ है वो ज़्यादा गिरेंगे, जिसमें ग्रोथ नहीं है, जिसमें सेल्स ग्रोथ नहीं है वो ज़्यादा गिरेंगे, जिसमें हाई सेल्स ग्रोथ है वो कम गिरेंगे। तो इसमें ऐसा है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो पहले नंबर किसका आएगा, सेकंड नंबर किसका आएगा, थर्ड किसका आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला पहला नंबर जो आएगा वो डर्ट स्टॉक जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है वो गिरेंगे, उसके बाद थोड़े कम ग्रोथ वाले गिरेंगे, उसके बाद थोड़े ग्रम ज़्यादा ग्रोथ। तो ये जो है कि इसमें अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स है जिसमें कम फ्रॉथ है, अच्छे ग्रोथ है, अर्निंग्स का सपोर्ट है, विजिबिलिटी है, उस वो कम गिरेंगे, लास्ट आएगा उनका चांस, तो वो कम बेचेंगे लोग। लेकिन पोर्टफोलियो में से पहले तो ये सब चीज़ खाली होंगे। तो आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, एवरी क्वार्टर रिव्यू करना है। अभी बुल रन में आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखना है कि आपको थोड़ा बहुत गोल्ड की तरफ भी थोड़ा वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। और एसेट एलोकेशन में आपको देखना है कि आपको कैपिटल मार्केट प्लेयर्स में अच्छा आपको देखना है कि उसमें आपको इन्वेस्ट करके रखना है। जैसे आपके CDSL है, MCX, ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय। लेकिन जो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स है जिसमें आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है, जैसे MCX है, CDSL है, BSE है, ये सब चीज में आपको विजिबिलिटी दिख रही है, अर्निंग्स विजिबिलिटी, बिकॉज दीज आर आवर प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो दीज कंपनीज विल डू विल फॉल लेस, इंपॉर्टेंट फॉल लेस। उसके बाद में आप देखोगे इंडिगो है, आपके ट्रेंड है, आपके रिटेल सेक्टर में जो भी कंपनीज है, इंडिगो के जैसे ऑयल प्राइस कम हुआ है तो जिसके बेस पे पेंट कंपनीज है। तो ये सब चीज़ आपको क्वार्टर का रिजल्ट देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। बट अभी फिलहाल current prices there is no recommendation to buy the stocks at high such high levels। अगर कोई करेक्शन आता है then you can look at buying। लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से it is the only wise to just sit tight and look at the markets। बट आपके पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करना जरूरी है, उसमें से आपके जो भी कचरा चरे उसको निकाल के अच्छे शेयर लेके रखना है आपको, दैट इज द only thing which I can say। So thanks a lot for viewing this video, and if you like the video kindly share the click on the like button. Thank you.